गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वैद्युतिकी वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपके UPPCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ जो विद्यार्थी सेमेस्टर या एनुअल का एग्ज़ाम दे रहे हों उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से अंत तक देखें। यहाँ जो क्वेश्चन का कलेक्शन लिया गया है ये अरिहंत बुक से लिया गया है और मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि आप लोगों को अरिहंत बुक का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करा दो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वैद्युतिकी वायरिंग। और मेरा वैसे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, एक कह रहा है कि ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग किया जाता है। ये ब्रिटानिया जोड़ का जो हम लोग प्रयोग किया जाता है यानी हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, तो ब्रिटानिया जोड़ का जो प्रयोग करते हैं हम लोग वो करते हैं ओवरहेड लाइन में, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। ये ब्रिटानिया जोड़ के कई प्रकार होते हैं, उनमें से एक ब्रिटानिया जोड़ है जिसका प्रयोग हम लोग ओवरहेड लाइन में करते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वैद्युतिकी उपपरिपथ में कितने प्रकाश उपभोग बिंदु हो सकते हैं। देखिए ये वैद्युतिकी उपपरिपथ में प्रकाश उपभोग बिंदु पूछ रहा है आपको, प्रकाश उपभोग बिंदु। तो प्रकाश एक वैद्युतिकी परिपथ में प्रकाश उपभोग बिंदु जो है 10 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि इसी में प्रकाश उपभोग बिंदु के स्थान पे वाटेज पूछता कि कितना वाटेज तक होता है तो आप वहाँ पे लिखते 800 वाट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोनों में से कोई पूछा जाता है कि एक वैद्युतिकी परिपथ में कितने वाटेज तक हो सकता है तो आप मैक्सिमम 800 वाट दीजिएगा, या प्रकाश उपभोग बिंदु की बात की जाए तो 10 होता है। चलिए नेक्स्ट जो 3 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाया जाता है। छत का पंखा है, आप देखे होंगे छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम ऊंचाई की बात की जा रही है। जब न्यूनतम ऊंचाई की बात की जाती है तो छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम ऊंचाई की बात की जाए तो ये होता है 2.5 मीटर। इसकी न्यूनतम ऊंचाई 2.5 मीटर होती है, जबकि अगर इस जगह अधिकतम ऊंचाई लिखा हुआ रहता कि अधिकतम ऊंचाई, तब ये आप लिखते अधिकतम ऊंचाई के केस में, अधिकतम ऊंचाई के केस में 3 मीटर। न्यूनतम ऊंचाई होगा 2.5, जबकि अगर अधिकतम ऊंचाई की बात की जाए तो 3 मीटर होता है। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायरिंग की लूप विधि। वायरिंग की, ये जो वायरिंग की लूप विधि होती है, वायरिंग की लूप विधि का उपयोग सामान्यतः डैश के लिए किया जाता है। आप देखिए वायरिंग की लूप विधि बोल रहा है कि वायरिंग की जो लूप विधि होता है हम लोग सामान्यतः कहाँ पे करते हैं,
इसकी बात की जा रही है। तो वायरिंग की लूप विधि यानी वायरिंग का लूप विधि हम लोग सामान्यतः जो करते हैं वो घरेलू वायरिंग में करते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो ये लूप विधि है वायरिंग में, ये विधि का हम लोग सामान्य रूप से घरेलू कार्य में करते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जीने की वायरिंग के प्रचालन के लिए, जीने की वायरिंग के प्रचालन के लिए डैश आवश्यक होता है। देखिए जब जीना आखिर किसको बोला जाता है? आप लोग सीढ़ी बोलते हैं। तो ये सीढ़ी की वायरिंग करने के लिए हम लोग मुख्य रूप से 2 द्विध्रुवीय स्विच का प्रयोग करते हैं। 2 द्विध्रुवीय स्विच का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 15 वाट क्षमता के सोल्डरिंग आयरन को निरंतरता परिरक्षण के लिए टेस्ट लैंप की श्रेणी में संयोजित किया जाता है। तो लैंप प्रकाशित नहीं होता है, परंतु लैंप की प्रोड्स पर स्पार्क पैदा होता है। इसका कारण क्या है? देखिए 15 वाट क्षमता का सोल्डरिंग आयरन है को हम लोग क्या कर रहे हैं, निरंतरता यानी कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए उपयोग कर रहे हैं। क्लियर है? कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो लैंप क्या कर रहा है? तो लैंप यानी टेस्ट लैंप की श्रेणी में संयोजित किया जाता है, तो लैंप प्रकाशित नहीं होता है, परंतु लैंप क्या होता है, प्रोडक्ट्स पर स्पार्क पैदा होता है। तो इसका पूछ रहा है कारण क्या होगा। देखिए कंटिन्यूटी या निरंतरता परिरक्षण को हम दूसरे और नामों से जाना जाता है, और दूसरे नाम से इसको जानते हैं ओपन सर्किट परीक्षण। ठीक है, ओपन सर्किट परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये प्रकाशित नहीं होता है परंतु वह स्पार्क पैदा होता है, तो इसका मतलब यह है कि सीरीज लैंप की वाटेज अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एनी कोड के अनुसार न्यूट्रल के लिए केबल का रंग होना चाहिए। एनी कोड के अनुसार अगर न्यूट्रल केबल के रंग के बारे में पूछा जाए तो न्यूट्रल केबल के लिए होता है काला, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो चलिए अब उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए टर्मिनल M1 और M2 को आपस में अंतः परिवर्तित कर दिया जाए। यहाँ देखिए जो ये M1 टर्मिनल है और यहाँ पे M2 टर्मिनल है, इसको क्या करते हैं, परिवर्तित करने का मतलब यहाँ है कि ये क्या होगा, M1 के जगह पे हम M2 रख देते हैं और M2 के जगह पे अब हम लोग M1 रख दिए, यानी बदल देते हैं। जब टर्मिनल को बदल देंगे तब क्या होगा, तब ये मीटर की गति की दिशा तब ये क्या होगा, मीटर उल्टी दिशा में गति करने लगेगा। जो ये ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं ये सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए टर्मिनल बदलेंगे तो उसका दिशा भी बदल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक कंक्रीट दीवार तथा
एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेच लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेच लगाना है तो किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो आप ये याद रखिएगा, उसके लिए हम लोग रावल प्लग का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी सही है, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आईई नियम के अनुसार किसी भी तार की स्थापना के समय में करंट रिसाव अधिक से अधिक क्या हो सकता है? देखिए आईई का फुल फॉर्म होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार कह रहा है कि किसी भी तार की स्थापना के समय में करंट रिसाव अधिक से अधिक क्या हो सकता है? तो करंट रिसाव अधिक से अधिक फुल लोड करंट का 1/5000 भाग होगा, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि धात्विक गुप्त वायरिंग पद्धति में जहां दीवार उभरी रहती है वहां केबल को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए धात्विक गुप्त वायरिंग पद्धति, जहां दीवार उभरी रहेगा वहां केबल को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर उभरी दीवार है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? लचीला नलिका प्रयोग करेंगे। धात्विक लचीला नलिका यानी ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मेन से आपूर्ति को अनेक शाखा में ले जाने के लिए 3 प्रकार की वायरिंग प्रणाली की जाती है। मेन से आपूर्ति को अनेक शाखा में ले जाने के लिए 3 प्रकार की वायरिंग प्रणाली की जाती है। आईई नियमानुसार प्रत्येक मंजिल क्षेत्रफल अथवा उसके भाग के लिए रिंग मुख परिपथ होना जरूरी है। तो यह क्षेत्रफल कितना होता है? देखिए इस क्वेश्चन को आप समझिए। मेन से आपूर्ति को अनेक शाखा में ले जाने के लिए मेन सप्लाई से आपूर्ति को क्या करते हैं हम लोग? अनेक शाखा में ले जाने के लिए 3 प्रकार की वायरिंग प्रणाली की जाती है। तो आईई नियमानुसार प्रत्येक मंजिल क्षेत्रफल अथवा उसके भाग के लिए एक रिंग मुख परिपथ होना जरूरी है। तो यह क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? करता है प्रत्येक मंजिल के लिए एक क्या होना चाहिए? मुख रिंग परिपथ होना चाहिए। तो इसके लिए क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसके लिए क्षेत्रफल होगा आपका 100 वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्रव्य यानी सामग्री और केबिल के अनुमान के लिए अधिक उपयोगी आरेख डैश होगा। द्रव्य और केबल के अनुमान के लिए अधिक उपयोगी आरेख कौन सा हो सकता है? तो उसको बताना है। तो उसके लिए होता है ये अभिविन्यास आरेख और वायरिंग आरेख। यही ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 13 नंबर हो गया। अब चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी केबल की सामान्य धारा क्षमता 16 एम्पीयर है। एक केबल है और उसका सामान्य धारा जो है क्षमता 16 एम्पीयर है। यदि धारा समवृत्त अतिरिक्त रक्षण यानी क्लोज एक्सेस प्रोटेक्शन
के लिए रक्षित है। यदि धारा समृद्ध अतिरिक्त रक्षण के लिए रक्षित है तो केबल की धारा क्षमता डैश होगी। देखिए यहाँ की केबल की क्या कर रहा है, सामान्य धारा क्षमता आपका जो है वो आपका 16 एम्पियर है। क्लियर। यदि धारा समृद्ध अतिरिक्त रक्षण की रक्षित है तो केबल की धारा क्षमता भी क्या होगा, इसका उतना ही होगा, 16 एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जहां निम्न धारा परिपथों के लिए निर्धारित दूरी के भीतर जोड़ों को खिसकाना है वहां उपयुक्त जोड़ है। निर्धारित कर रहा है जहाँ पे निम्न धारा परिपथ है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, निम्न धारा परिपथ है। निम्न धारा परिपथ के लिए निर्धारित दूरी के भीतर जोड़ों को खिसकाना है वहाँ उपयुक्त जोड़। कौन सा हम लोग जोड़ प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एरियल जोड़ प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि जब कभी भी हम लोग को निम्न धारा प्राप्त करना है तो उस समय हम लोग एरियल जोड़ ही प्रयोग करते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के लिए, अब बिल्डिंग कैसा है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के लिए कौन से प्रकार की वायरिंग उपयुक्त है। तो देखिए ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के लिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम उपयोग करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वायरिंग में कौन सा प्रकार लूपिंग विधि प्रयोग होता है। यानी वायरिंग में कौन सी प्रकार लूपिंग विधि प्रयोग होती है, तो इसके लिए जानिए। इसके लिए हम लोग 3 प्लेट सीलिंग रोज से लूपिंग आउट इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंट्रोल पैनल जमीन से इस ऊंचाई पर स्थापित होती है। देखिए कंट्रोल पैनल को जमीन से कितनी ऊंचाई पर हम लोग स्थापित करते हैं, तो ये जान लीजिए कि कंट्रोल पैनल जमीन से 1.5 मीटर ऊंचाई पर हम लोग स्थापित करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी भी आकस्मिकता के लिए वायरिंग में आकलन करते समय प्रायः पूरी लागत का एक अतिरिक्त राशि जोड़ी जाती है, जो है। कोई भी आप लोग क्या करें, आकस्मिकता के लिए वायरिंग में आकलन करते समय प्रायः पूरी लागत का अतिरिक्त राशि कितना जोड़ा जाता है, कितना प्रतिशत, तो उसको जानिए कि अतिरिक्त राशि का 5% हम लोग जोड़ते हैं। अतिरिक्त राशि का कितना जोड़ते हैं, 5% हम लोग जोड़ते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है, सही है। चलिए लास्ट नंबर जो है 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्विच बोर्ड के पीछे की जगह इससे कम नहीं होना चाहिए। स्विच बोर्ड का जो पीछे की जगह होती है वो कह रहा है कितना सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, तो 22.88 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन
पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।